डेट आज 6 जुलाई 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है भासिनी प्लेटफॉर्म। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए, जीएस पेपर 2 और 3 के लिए। रिसेंटली देखो जो एससीओ के मेंबर हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मीटिंग हो रही है, सबमिट हुआ है 4 से 6 जुलाई इसका सबमिट चल रहा है, इंडिया होस्ट कर रहा है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जानते हो 2001 में बना था। जब इसके मेंबर 5 थे तो इसको संघाई 5 बोलते थे। लास्ट में एक मेंबर और जुड़ गया तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गया। फिर 2017 में इंडिया पाकिस्तान इसके मेंबर बन गए और इस साल ऑफिशियली ईरान भी इसका मेंबर बन गया। तो अब इसके 9 मेंबर हैं। पूरा डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप इन्वायरमेंट नहीं, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसका जो सबमिट हो रहा है, इसके मेंबर के लिए भासिनी जो प्लेटफॉर्म है इंडिया का, ये प्रेजेंट किया गया है इंडिया की तरफ से। तो क्या है भासिनी प्लेटफॉर्म, ये जानना है हमें। ये देखो भासिनी प्लेटफॉर्म है जो, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। जैसे आपको इंटरनेट चलाना है, इंटरनेट पे जनरली इंग्लिश में आता है या फिर आप हिंदी में कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो इंडिया में हिंदी और इंग्लिश नहीं जानते हैं, कोई रीजनल लैंग्वेज जानता है, जैसे तमिलनाडु में तमिल जानते हैं या कन्नड़ जानते हैं कर्नाटक में, तो अगर रीजनल लैंग्वेज में इंटरनेट चलाना तो उसके लिए ये सुविधा दी गई है कि आसानी से लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो इंटरनेट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं इंडियन लैंग्वेज में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और वॉइस बेस्ड भी एक्सेस कर सकते हैं, बोल के भी एक्सेस कर सकते हैं इंडियन लैंग्वेज में। तो ये है भासिनी प्लेटफॉर्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये प्लेटफॉर्म है और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे बेस्ड है। ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर देता है, लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है। ये इंडिया में देखो, इंडिया में जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ये भी इसका यूज करते हैं। स्टार्टअप हैं, नई नई कंपनियां हैं, इंडिविजुअल इनोवेटर्स, ये भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इनकी साइट को खोलने के लिए भासिनी प्लेटफॉर्म का यूज किया जा सकता है इंडियन लैंग्वेज में। तो देखो इंटरनेट पे डिजिटल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए नेटिव लैंग्वेज में, हमारी जो मूल लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है इंडिया की, उनमें इंटरनेट को या डिजिटल सर्विस को एक्सेस किया जा सकता है भासिनी प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो यही एससीओस के जो मेंबर हैं उनके पास ये प्रेजेंट किया जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म का यूज संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कर सकें अपनी कंट्रीज़ में। और इसमें देखो एक भाषादान नाम का सेक्शन भी बना हुआ है। जो भासिनी प्लेटफॉर्म है, भासिनी प्लेटफॉर्म के अंदर ही एक भाषादान का सेक्शन है जो इंडिविजुअल को क्लाउड सोर्सिंग इनिशिएटिव के लिए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब अलाउ करता है इंडिविजुअल को कि क्लाउड सोर्सिंग इनिशिएटिव के लिए वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये भाषादान जो सेक्शन है या भासिनी प्लेटफॉर्म है, इसे आप एंड्रॉयड में भी एक्सेस कर सकते हो या आईओएस में भी एक्सेस कर सकते हो। एंड्रॉयड मतलब देखो, आईओएस क्या, पहले इसे जानते हैं। एप्पल का फ़ोन आपने यूज किया हो, आईफोन, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उसे बोलते हैं आईओएस। बाकी सब में लगभग एप्पल को छोड़ के एंड्रॉयड यूज होता है। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये समझ लो आपके फ़ोन में जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह चल रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से चल रहे हैं। अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो नहीं चल सकते। तो ये एंड्रॉयड हो या आईओ हो, इन सब में काम करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है मेटलर्जिकल कोक। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3। देखो इसका इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इंडिया में, इसलिए रिसेंटली ये न्यूज़ में है। मेटलर्जिकल कोक क्या होता है ये देख रहे हो इस तरह से। इसको कोयले को हाई टेम्परेचर पे लगभग 1000 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस पे ही जलाया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वायु की एब्सेंस में, तब इसको मेटलर्जिकल कोक को बनाया जाता है। ये कार्बोनासियस मटेरियल ही होता है। बिटुमिनस कोल है जो, उसको हीटिंग किया जाता है एब्सेंस ऑफ एयर में, यानी कि हवा ना हो वहाँ पे, तब इसको गर्म किया जाता है। और कोल आप जानते हो 4 वैरायटी में मिलता है। एक है एंथ्रासाइट जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, फिर दूसरा बिटुमिनस, फिर है लिग्नाइट और पीट। तो जो बिटुमिनस कोल होता है उसको एब्सेंस ऑफ एयर में 1000 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे इसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब ये बनता है। और इसे देखो आयरन और स्टील प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है मेटलर्जिकल कोल को, एज ए फ्यूल की तरह भी और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, विशेषताएं क्या होती हैं मेटलर्जिकल कोक की। ये ओपन होता है, पोरस स्ट्रक्चर होता है इसका, और ग्लासी अपीयर होता है कुछ वेराइटीज़ में।
हाई कार्बन कंटेंट होता है इसमें, यानी कि क्वालिटी अच्छी होती है, और लो एस कंटेंट होता है। ये समझ लो इम्प्योरिटी इसमें कम होती हैं, इम्प्योरिटी लो एस कंटेंट होता है। हाई स्ट्रेंथ होता है, मजबूत होता है ये कोक। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है CH3 प्लस मॉलिक्यूल। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, GS पेपर 3 में भी पूछा जा सकता है, साइंस एंड टेक का टॉपिक। रिसेंटली देखो GS नहीं CH3 प्लस मॉलिक्यूल है, इनको डिटेक्ट किया गया स्पेस में, आसमान में। किसने डिटेक्ट किया, पता लगाया, डिटेक्ट का मतलब पता लगाना। ये है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसने डिटेक्ट किया। ये 2021 में लॉन्च किया गया था। क्या, ये टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया था, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले CH3 प्लस मॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं। देखो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके फिंगरप्रिंट्स देखे, यानी कि जो ये मॉलिक्यूल हैं, एक यंग स्टार है, डस्ट और गैस से बना हुआ है, उससे ये वापस होके रिफ्लेक्ट होके आ रही थी लाइट। CH3 प्लस मॉलिक्यूल से रिफ्लेक्ट होके लाइट आ रही थी। और जो ये स्टार है ये कितनी दूर है अर्थ से, जहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रहा था, ये लगभग 1350 लाइट ईयर दूर है अर्थ से। ओरियन नेबुला का पार्ट है। ओरियन नेबुला ये समझ लो एक स्टार है, स्टार का ग्रुप है, उनको बोल देते हैं ओरियन नेबुला। तो ये 1350 लाइट ईयर्स का मतलब क्या है, देखो एक साल में जितनी दूरी लाइट तय करेगी उसको बोल देते हैं लाइट ईयर। और आपको पता लाइट जो प्रकाश है उसकी गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल लेती है, तो एक साल में कितना चलेगी आप सोच सकते हो। तो 1350 लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से ये ओरियन नेबुला, वहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके आई लाइट, या ओरियन नेबुला में ये CH3 प्लस मॉलिक्यूल है जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट हुई, और जो डिटेक्ट की किसने, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। ये देखो इस तरह से ये मॉलिक्यूल है 1350 लाइट ईयर्स अवे अर्थ से, और इन मॉलिक्यूल से लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही थी, और वो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने डिटेक्ट कर ली। तो इस तरह से पता चला CH3 प्लस मॉलिक्यूल का कि ये स्पेस में है 1350 लाइट ईयर्स दूर अर्थ से। इनको मिथाइल कटायन के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं CH3 प्लस, और इनमें एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन के एटम हैं। ये देखो मॉलिक्यूल्स हैं जो अदर उनसे रिएक्ट कर जाता है, और बहुत सारे और कॉम्प्लेक्स ये मॉलिक्यूल बना लेता है। ये स्पेस में जो प्रेजेंस इसकी है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो लाइफ हो सकती है, एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर लाइफ का, और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती रहती हैं इसकी वजह से। तो सिग्निफिकेंस क्या है जो हमने डिस्कवरी की है, मतलब साइंटिस्ट ने जो ये डिस्कवरी की है, खोज की है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है। देखो जनरली जो ये स्पेस में रिसर्च करते रहते हैं उनका मेन काम एक ही होता है कि यूनिवर्स कैसे इवॉल्व हुआ, ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड में यूनिवर्स में लाइफ कैसे स्टार्ट हुई। तो यही इसका काम है कि इससे साइंटिस्ट पता लगा सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि यूनिवर्स में जो लाइफ है किस तरह से स्टार्ट हुई और कहाँ से स्टार्ट हुई। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसने ही ये डिटेक्ट किया है। ये एक टेलीस्कोप है, ये अर्थ से काफ़ी दूरी पे है, लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर, लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 15 लाख किलोमीटर दूरी पे है अर्थ से, स्पेस में घूम रहा है ये। किसने बनाया है, किसका है ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये देखो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है एक, और कनेडियन स्पेस एजेंसी, इन तीनों ने मिलकर दिसंबर 2021 में लॉन्च किया था। ये कहाँ पे सेटअप है, अर्थ और सन के बीच में एक पॉइंट है जिसका नाम रखा है L2 लैग्रेंज पॉइंट। ऐसे 5 पॉइंट हैं, L1 L2 L3 L4 L5। और लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं बहुत बार डिस्कस किए हैं हमने ये। तो ये ऐसे पॉइंट है जहाँ पे देखो स्पेस में अगर कोई मान लो कोई स्पेस क्राफ्ट या टेलीस्कोप रख दिया तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे जनरली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक तरह से लो हो जाती है, जीरो हो जाती है। जैसे मान लो ये सन है, ये अर्थ है, अर्थ और सन के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पे इन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गई, ना तो अर्थ की तरफ ही ये गिरेगा ना ही सन की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे इन पॉइंट को नाम दे दिया ऐसे L1 L2 L3 L4। तो ये L2 एक पॉइंट है, वहाँ पे ये रखा हुआ है और ये घूमता रहता है स्पेस में। तो लगभग 15 लाख किलोमीटर दूरी पे अर्थ से, अर्थ के ऑर्बिट से। और अब तक के ये इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप जो बनाए गए हैं, क्योंकि ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है,
वो इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है। तो अब तक का सबसे मोस्ट पावरफुल इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है ये पूरे वर्ल्ड का, और सबसे बड़ा लार्जेस्ट जेम्स वेब्स की बात कर रहे हैं हम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लॉन्च किया गया था? देखो, स्पेस में जो कॉस्मिक रेज हैं उनको पता लगाने के लिए ये भेजा गया था स्पेस में। और बिग बैंग से लेके, जब बिग बैंग का एक्सप्लोजन हुआ था, बिग बैंग का एक्सप्लोजन जिसकी वजह से माना जाता है कि पूरा ब्रह्मांड बना, यूनिवर्स बना, स्टार बना, गैलेक्सीज बनी, तो ये बिग बैंग से लेके जब तक गैलेक्सी बनी, स्टार बने या ग्रह बने, सोलर सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इन सब का पता लगाने के लिए ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भेजा गया था। तो यही है इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हचीको। हचीको एक कुत्ते का नाम है, डॉग का नाम है। ये जापान में था एक डॉग कुत्ता, और ये कुत्ता बहुत ही लॉयल था। ये आप देखो एसए के टॉपिक में लॉयल्टी से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल आता है, एथिक्स के पेपर में एग्जाम्पल यूज कर सकते हो हचीको का। हचीको के देखो 100 साल पूरे हो गए, अगर ये जिंदा रहता तो 100 साल पूरे हो जाते इसके। वर्ल्ड का सबसे लॉयल वफादार कुत्ता समझा जाता है ये हचीको। इसका जन्म होता है 1923 में ओडेट, जापान में एक ओडेट नाम की जगह है, वहाँ पे होता है। और ये हचीको देखो एक हाइड सबूरो यूनो नाम के आदमी को बेच दिया था जब छोटा सा था, पप्पी था, छोटा सा पिल्ला। और ये यूनो कौन थे? एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, कृषि वैज्ञानिक थे। देखो, इनके बारे में आपको जानने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि जब ये ख़रीदा था तो उसके बाद ये छोटा सा कुत्ता, जब ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो थे यूनो, ये अपने घर से रेलवे स्टेशन पे जाया करते थे, तो ये कुत्ता छोड़ने जाया करता था, और जब तक इनके मालिक, मतलब कुत्ते के मालिक यूनो वापस नहीं आते थे, तब तक ये वहीं रहता था, वेट करता रहता था। तो आता था, फिर साथ में लेके आता था अपने मालिक को। तो एक दिन क्या हुआ, जो यूनो है वो गुजर गई, उनकी डेथ हो गई, लेकिन वो कुत्ता छोड़ने गया था और वहीं पे रुका रहा। और वो अपने मरते दम तक, जब तक वो 11 साल का हो गया था, 11 साल के बाद मर गया, और मरते दम तक वहीं पे वेट करता रहा था ट्रेन का, अपना मालिक का। तो एक लॉयल्टी का एग्जाम्पल है। बहुत सारे लोग देखते थे क्योंकि उन्हें पता था ये अपने मालिक को छोड़ने आता है कुत्ता, और बैठा रहता है, वापस अपने मालिक के साथ जाता है। लेकिन फिर ये 11 साल तक लगभग ये बैठा रहा, तो लोगों ने देखा, लेकिन 1925 में ये गुजर गया, 11 साल का होके। ये वेट करता रहा, सॉरी 1925 में तो यूनो गुजरा था, इसकी डेथ हुई थी 1935 में हचीको की। तो फिर यहाँ पे जो लोग थे, 100 ऑफ पीपल थे, उन्होंने इसका फ्यूनरल अटेंड किया, मतलब अंतिम दाह संस्कार किया इसका, और यहाँ पे एक स्टैचू बना दिया इस कुत्ते का, क्योंकि एक लॉयल्टी का एग्जाम्पल है। तो हचीको कौन है, किस लिए जाना जाता है, बस ये आपको याद रखना है। यही टॉपिक थे आज के, कुछ वन लाइनर टॉपिक है वो देख लेते हैं। एक देखो, ऑर्कनी आइलैंड न्यूज में है। ऑर्कनी द्वीप बोलते हैं आइलैंड को हिंदी में। तो ऑर्कनी आइलैंड कहाँ पे है, बस ये जानना है आपको। ये देखो वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप यहाँ पे, ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, यहाँ पे स्कॉटलैंड, इसके नदन साइड में यहाँ पे है, इधर साइड में है ये, यहाँ दिखाई नहीं देगा, आपके पास बड़ा मैप होगा तो वहाँ पे देखना, इधर साइड में है ऑर्किनो आइलैंड। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, एक आइलैंड नहीं है, बहुत सारे आइलैंड है यहाँ पे। एक देखो पिछावरम रीजन न्यूज में है, पिछावरम रीजन। ये पिछावरम रीजन कहाँ पे है, ये देखो तमिलनाडु की कड्डालोर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी प्रोनाउंसिएशन तमिल भाषा में कुछ और भी हो सकती है, कड्डालोर या कुछ। तो कड्डालोर तमिलनाडु की कड्डालोर डिस्ट्रिक्ट में है। क्यों न्यूज में है ये, क्योंकि तमिलनाडु की गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेप ले रही है कि पिछावरम रीजन में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट को रिस्टोर किया जाए। तो इसको रिस्टोर करने का ये स्टेप ले रही है। कुछ देखो एंटीबायोटिक्स न्यूज में है, कुछ नई एंटीबायोटिक बनाई है, कुछ पुरानी थी। एंटीबायोटिक क्या होती हैं, देखो कोई बैक्टीरियल डिसीज हो जाती है, कोई बीमारी है बैक्टीरिया से होती है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टैबलेट की फॉर्म में हो सकता है, इंजेक्शन की फॉर्म में हो सकता है एंटीबायोटिक। तो कुछ एंटीबायोटिक हैं, ये न्यूज में है। ये देखो 2 एंटीबायोटिक हैं, सेफेपाइम है, CEFEPIME, और एक है जाइडेबैक्टम, ZIDEBACTAM। ये 2 इंडियन साइंटिस्ट ने बनाई हैं। ये क्यों अभी न्यूज में है, देखो एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया था एक बच्चे को, 18 साल का था। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो कोई बीमारी बैक्टीरिया से हुई है,
लेकिन वो बैक्टीरिया इतना पावरफुल हो गया कि उसको जो दवाइयाँ दी जाती थी एंटीबायोटिक, अब उनसे कोई असर नहीं हो रहा, वो बैक्टीरिया ज़्यादा पावरफुल हो गया, अब उससे ख़त्म नहीं हो रहा है। यानी कि इस बैक्टीरिया को, इस डिसीज़ को बोल देते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया ये, यानी कि ड्रग रेजिस्टेंस हो गया बैक्टीरिया। इसको ठीक करने के लिए फिर दूसरी पावरफुल दवाई बनाई जाती है। तो ऐसे जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बैक्टीरिया हो गया था उसको ठीक करने के लिए ये दवाई दी गई और ये कामयाब साबित हुई। अभी ये देखो बनाई जा रही हैं, अभी इनका क्लिनिकल ट्रायल भी नहीं हुआ है, लेकिन वो बच्चा मरने वाला था, उसकी हालत में सुधार हो नहीं रहा था, तो उनकी अप्रूवल मांगा कि इस बच्चे को दी जाए, वैसे भी ये मरने वाला है, तो इनको दवाइयाँ दी एंटीबायोटिक और वो ठीक हो गया। तो इनकी अब क्लिनिकल ट्रायल होगी, आगे अप्रूवल मिल सकता है। तो याद रखना है सेफेपाइम और जाइडेबैक्टम एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं। और देखो एक दवाई और है जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए काफ़ी कारगर साबित हुई थी, ये जापानीज है, जापानीज एंटीबायोटिक, ये है सेफी डेरोकोल, सेफी CEFIDEROCOL, सेफी डेरोकोल, ये एंटीबायोटिक है, ये भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है जो उसके लिए दी जाती है ये। तो यही टॉपिक थे आज के।